₹80 और एक तरफ उसकी खुद की रकम है जिसका खाली रकम ना मिलके खाली ब्याज मिल रहा है ₹18,000 उसको मंथली। अगर वो इस रकम का ब्याज उठाएगा ना 58 साल की एज के अंदर, तो ये इसको ब्याज ₹18,000 मिल रहा है। आज हम बात करेंगे वो ईपीएस पे करेंगे। ईपीएस 95 बोलते हैं क्योंकि ये 1995 में लागू हुई थी। इसके अंदर क्या सिस्टम है कि कोई व्यक्ति 9 साल या 6 महीने काम करता है तो वो ईपीएस के लिए अप्रूवल हो जाता है। अब उसमें क्या रूल है, पहला सरकार ने ये कर रखा है कि 50 साल और 58 साल। इसमें 58 साल में आपको फुल ईपीएस मिलेगी, लेकिन अगर आप जैसे ही 57 के एज में जाओगे 4% कम हो जाएगी। मैं मानता हूँ यहाँ पे ₹1,000 है, इसका 4% अपने निकालते हैं तो ये ₹960 होते हैं। अब इसमें 56 साल की एज में अगर कोई चालू करवाना चाहता है तो 960 के 4% और निकाल देना। यहाँ पे 4% और घट जाएंगे। 960 के अपने 4% निकालते हैं तो लगभग ₹925 के समथिंग आता है। अगर वो 55 में चालू करवाना चाहता है तो इस 925 के 4% और निकाल देना, ये और बैक आ जाएगी, लगभग ₹900 के करीब आएगी। अगर वो 54 में करवाना चाहता है तो फिर 4% और निकाल देना, क्योंकि इस प्रकार से घटते क्रम में अगर आप 50 में कोई लाभ लेना चाहता है तो उसके मान सकते हैं कि लगभग 70% ही मिलेगी। अब ईपीएस मिलती किस प्रकार से है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या वेज रेट क्या है अपने जो ईपीएस का, वो है ₹15,000, यानी कि इस पे आपको ₹1,250 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने 10 साल जॉब की है तो ये 1250 से अपने मानते हैं कि एक साल का जो होता है ₹15,000 होता है और 10 साल का होता है वो 1.50 होता है, यानी ₹1,50,000 होते हैं। अब इन्होंने क्या सिस्टम कर रखा है, इन्होंने सिस्टम ये कर रखा है कि ये जो बेसिक है ₹15,000 इसको प्रोवाइड कर रखा है, इंटू 10 साल उसने जॉब की, डिवाइड 70 से कर रखा है। ये डिवाइड 70 से करते हैं आपने ₹2140 या ₹50 के समथिंग, इतनी आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। अब एक चीज बताना गवर्नमेंट को, उसने 10 साल जॉब की है, अगर आपने 20 साल जॉब की है तो इसका ₹4280 कर लो। अब मैं 20 साल पे आपको एक चीज बताता हूँ, इन्होंने कितना दिया है ₹4280 20 साल के अंदर हर मंथ आपको देंगे, हर मंथ। अगर इसी चीज पे इंटरेस्ट हो तो हमें कितना प्रॉफिट है, और मैंने पीछे वीडियो डाला था उसके अंदर पूरा बताया था कि 24% पूरा का पूरा पैसा हमारा है, किसी प्रकार की गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है। एक पॉइंट पे डाला था जब 12% कर्मचारी का था, 3.67 नियोक्ता था और 8.33, ये जो 8.33% होता है ना पेंसिल का, ये नियोक्ता डिपॉजिट कराता है। नियोक्ता कौन होता है, नियोक्ता वो होता है जो अपने को रोजगार देता है, कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो 12% भी इसको डिपॉजिट कराना होता है और 12% ही अपने अकाउंट से करता है। तो ये 12% 2 भाग में डिपॉजिट करवा देता है, इसलिए इसको, और इसको नाम क्या दिया, पेंसिल। पेंसिल का मतलब इनका सिस्टम भाई कोई आम आदमी ना समझे तो वो गवर्नमेंट ही समझेगा कि गवर्नमेंट हमारे को दे रही है। गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार से कुछ नहीं दे रही है। ये 12% पूरा का पूरा हमारी वेज रेट की सैलरी के हिसाब से करता है और ये पूरा का पूरा नियोक्ता डिपॉजिट करवाता है। नियोक्ता कौन होता है, एक प्राइवेट कंपनी होती है जो हमें रोजगार देती है। अब अपने इसमें इंटरेस्ट की बात करते हैं 20 साल के अंदर ₹4280 उसको पेंसिल देगी गवर्नमेंट। कब देगी, 58 साल की एज के अंदर, 58 साल की एज के अंदर। अब एक चीज समझने वाली बात ये है, इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति ने अपने पता 21 साल की एज में पीएफ करती है, वो 20 साल जॉब करता है, तो ये कितने होंगे, 41। पेंसिल कब मिलेगी उसको, पेंसिल मिलेगी 58 की एज के अंदर। 58 की एज में अगर मैं मानूं तो यहाँ 17 साल और पड़े हैं, 17 साल। अब वो 17 साल के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सिस्टम हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति 45 साल की एज में जा चुका है उसके बाद में उसको रोजगार मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर मिलेगा तो टर्म कंडीशन उसकी बहुत बेड होगी, क्योंकि बहुत ही कम पैसे के अंदर रोजगार मिलता है। अकुशल मजदूर की बात कर रहा हूँ। अगर कोई हाई प्रोफेशनल व्यक्ति है वो तो वैसे भी स्ट्रांग होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक मजदूर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं 17 साल वो वेट करेगा इस पेंसिल के लिए, 17 साल में क्या होगा कि ये ₹4280 ना, यहाँ 170% या 150% के करीब मैं बोल सकता हूँ कि महंगाई दर बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट 8% प्रतिवर्ष से महंगाई दर की बात करती है, जबकि पिछले 4 साल में देखें 10% प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ी है। 10% कहने का मतलब आज जो वस्तु कोई ₹100 में अपने ला रहे हैं ना, वो नेक्स्ट साल अपने को 110 में मिल रही है। ये महंगाई दर होती है। अगर इसकी मैं 150% ही महंगाई दर निकालूंगा ₹4280 की, तो इस पैसे की वैल्यू कितनी रहेगी, वो वैल्यू रहेगी करीबन मान के चलो 1200 या ₹1300। कब रहेगी, ये 58 साल की एज में ये वैल्यू रहेगी 1200 या ₹1300 की। आज जो 1200-1300 में आती है ना, 58 साल की एज में यही ₹4280 में आएगी, ये वैल्यू रहेगी। अब मैं आपको ये सिस्टम बताता हूँ, अगर इस पे इंटरेस्ट हो तो हमें कितना प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी 24% रकम अपनी होती है, जिसके अंदर मैंने आपको कर्मचारी का भी बताया था कि 12% और 12% नियोक्ता जमा करवाता है। ये गूगल पे सर्च करते हैं ना कि ईपीएफ के पैसे कहाँ से आते हैं, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ आता है कि 12% कर्मचारी डिपॉजिट करवाता है, 12% नियोक्ता जमा करवाता है, जिसकी नियोक्ता की राशि 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें 8.33% पेंसिल में चला जाता है और 3.67 है वो नियोक्ता के खाते में जाता है। क्योंकि ये तीनों राशि अपनी होती है, पीएफ 3 भाग में करती है, तीनों के तीनों भाग हमारे होते हैं, हमारी सैलरी से ही करती है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। अब अगर इसी रकम पे गवर्नमेंट ₹1250 पर अगर इंटरेस्ट दे, तो मैं आपको बताता हूँ बैंक के अंदर एक आरडी सिस्टम होता है, जिसमें आप हर महीने ₹1250 डिपॉजिट करवाते हो, तो ये 10 साल बाद रकम डबल मिलती है।
10 साल के बाद। 10 साल के बाद ये डबल मिलेगी, तो 10 साल में ये रकम अगर अपने महीने की माने तो ये 15,000 होते हैं, और 10 साल की माने तो ये 1.50 यानी 1,50,000 रुपये। इसका अगर डबल करूँ मैं 2 गुना, तो ये रकम 10 साल में कितनी हो जाएगी, 1.5 वो और 1.5 उस पर इंटरेस्ट है, ये 3 लाख हो जाएगी, ये 3 लाख रुपये। अब अगर उसको रकम को डबल करना है तो ये 3 लाख की इसने एफडी करवा दी, ये 3 लाख की एफडी करवा दी इसने, और यहाँ पे 10 साल और जॉब करता है वो 10 साल, तो यहाँ पे फिर वो 1.5 लाख देगा। 1.5 लाख के आरडी सिस्टम के हिसाब से ये फिर दोबारा 3 लाख हो जाएगी, 3 लाख टोटल। अगर सिस्टम मानूँ तो चलो मैं इसमें मानता हूँ कि ईपीएस पे भी ब्याज मिल रहा है। अगर 20 साल में ये रकम डबल होना तो ये रकम 6 लाख रुपये होती है, 6 लाख रुपये। अब 6 लाख के बाद अगर मैं मानूँ उसको 17 साल और वेट करना है, 17 साल में रकम 2 बार होगी डबल। क्यों होगी 2 बार? क्योंकि 8% एफडी रेट है, 8.5 एफडी रेट है ये, 8.5%। इस हिसाब से मैं मानूँ 8 साल के अंदर रकम डबल होती है। 8 साल में अब आप बोलोगे कि 8 अपने 8 × 8 करते हैं 64, ये 64 नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम होता है एफडी के अंदर कि 1 साल के अंदर जितना भी इंटरेस्ट है, 6 लाख पे जितना भी इंटरेस्ट आएगा नेक्स्ट साल उस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, जबकि ये ईपीएफओ के अंदर सिस्टम नहीं है, ये एफडी के अंदर सिस्टम होता है। अगले साल जो भी अपनी ब्याज और टोटल रकम की राशि होगी, जैसे यहाँ पे 6 लाख कराए हैं, इसके ऊपर अगर जो अपने को कोई ब्याज मिलता है, जैसे 50,000 रुपये ब्याज मिला है, तो नेक्स्ट साल क्या करेंगे, 6.50 पे अपने को टोटल रकम पे ये ब्याज मिलेगा। इसलिए ये रकम 8 साल में डबल हो जाती है, क्योंकि इसमें चक्रवर्ती ब्याज है वो 1 साल पे लगता है, बाकी आरडी सिस्टम के अंदर जो ब्याज होता है वो हर महीने पे लगता है, ये अंतर होता है इसके अंदर। अगर मैं इस रकम को मानूँ 6 लाख को, तो ये 8 साल, और अब उसको जो वेट करना है वो 17 साल का करना है, तो 8 और 16 1 साल फिर भी बचता है यहाँ पे। अगर मैं इसका मानूँ 6 लाख का, तो ये 8 साल कितने हो जाएगी, 12 लाख रुपये, और 16 साल बाद में ये 12 का कितने हो जाएगी, 24 लाख रुपये। 1 साल मानते हैं, ये 25 लाख रुपये रकम होगी, 25 लाख। 2 साल की एज के अंदर उसके पास में 25 लाख रुपये डिपॉजिट है, उसको खाली इंटरेस्ट ही लेना है, इंटरेस्ट। तो इसमें क्या सीनियर सिटीजन लग चुका है, सीनियर सिटीजन में 8.5% अपने को एफडी का ब्याज है। अब उसको गवर्नमेंट से यही लेना है खाली, मेरे को भी सीनियर सिटीजन के अंदर मेरे को खाली ब्याज चाहिए। अगर मैं 25 लाख का ब्याज करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, लगभग मान के चलो आप 2,20,000 हर साल आएगा, ये 1 साल का होगा, 1 साल का 2,20,000 रुपये। अब इसको मंथ में डिवाइड करते हैं तो अपने को पता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने। अगर इसको 12 महीने में डिवाइड करूँ तो लगभग अगर 10,000 से डिवाइड करूँ तो 1,20 होता है, और पीछे 1 लाख और बचता है, तो 8,000 रुपये और कर लो, यहाँ पे 18,000 रुपये खाली उसको हर महीने ब्याज के तौर पे मिल सकते हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट दे रही है उसको 58 साल की एज के अंदर 4,280 रुपये, और एक तरफ उसकी खुद की रकम है जिसका खाली रकम ना मिलके खाली ब्याज मिल रहा है 18,000 रुपये उसको मंथली। अगर वो इस रकम का ब्याज उठाएगा ना 58 साल की एज के अंदर, तो ये इसको ब्याज 18,000 रुपये मिल रहा है खाली, रकम तो फिर भी रह रही है, रकम वो छोड़ देगी, रकम मेरे को नहीं चाहिए, खाली मेरे को इसका ब्याज चाहिए, तो 18,000 रुपये ब्याज हो रहा है, और गवर्नमेंट क्या दे रही है, 4,280 रुपये आप ले लो। अब इसके अंदर मेरे को बताओ कि जब रकम भी अपनी है, पूरा का पूरा जितना पैसा 24% है वो हमारा है, और गवर्नमेंट इस पे ब्याज भी नहीं दे रही है, तो ये मनमानी वाली बात है। दूसरा, इसमें कोई सिस्टम नहीं है। जितना बताना था प्रूफ के तौर पे मैंने हर प्रकार का वीडियो डाला है, किस प्रकार से 24% करते हैं, कहाँ से पैसे ईपीएफओ के पास आते हैं, ईपीएफओ कहाँ पे पैसा डिपॉजिट करता है उसका भी पूरा मैंने डाला हुआ है। ईपीएफओ जहाँ पे पैसा डिपॉजिट करता है ना हमारा, वहाँ पे 14.57 का इंटरेस्ट आया उसको, क्योंकि ये ईटीएफ इक्विटी के अंदर डिपॉजिट करता है। ईपीएफ इक्विटी ऐसी होती है जो 50 है निफ्टी, उसके अंदर नकल करता है। नकल करने का मतलब ये एक ऐसा होता है जो बॉन्ड खरीदता है या कोई शेयर लॉन्च होने वाला होता है, उस पर दाव लगाता है, तो उसके अंदर जो अगर रकम कमाने, और ये 2004 के अंदर ईटीएफ लागू हुआ था। ईटीएफ 2004 में भारत के अंदर चला था, 2004 के अंदर, तब से लेके आज तक का उसका जो रिटर्न है ना वो 11.97 का है, 11.97 का। आज तक कोई भी व्यक्ति बता दे कि हमारे को उसके अंदर इंटरेस्ट मिला है, या गवर्नमेंट क्या दे रही है, पीएफ में भी 8.25 का दे रही है। ठीक है, चलो पीएफ में 8.25 का दे रही है, हमें कोई एतराजी नहीं है, लेकिन ईपीएस के अंदर हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप ईपीएस के इंटरेस्ट का विरोध नहीं करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का प्राइवेट सेक्टर में चाहे कितनी भी जॉब कर लेना, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आज गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको 7500 रुपये देंगे, लेकिन टोटल पे इस पे इंटरेस्ट लगा के उसके बाद में इस पे गणना करके देंगे, नहीं, वो बोल रही है हमें तो कितने साल जॉब किया उस हिसाब से हम तो पेंशन देंगे। जबकि गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो लास्ट सैलरी होती है उसकी 40% आपको पेंशन मिलती है। किसी व्यक्ति की अगर लास्ट सैलरी 1 लाख रुपए है ना, तो उसको लगभग मेडिकल वगैरह काटने के बाद में उसके 36 से 37,000 रुपये उसको पेंशन मिलती है। और साथ में एक उसको कार्ड अलग से मिलता है, जिसके कार्ड के अंदर वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के अंदर आता है, क्योंकि अपने से पहले उसका मेडिकल होगा, क्योंकि उसको स्पेशल कार्ड करते हैं पेंशन के अंदर पूरे परिवार फैमिली के लिए।
और अपने को किसी प्रकार से नहीं है, जबकि डिपॉजिट हम भी करवाते हैं, डिपॉजिट भी प्राइवेट वाले करवाते हैं। ये थोड़ा समझने का था, मेरा जितना था उतना मैंने आपको बताया है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।